हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है, जैसे आप हेडिंग देख रहे हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा समीकरणों को हल करना। कल प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि द्विघात समीकरण को अपन ने गुणनखंड विधि द्वारा हल किया था। आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करना। और विधि मैंने इस तरफ लिख रखी है। वैसे ये कोई विशेष विधि नहीं है, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ ऐसा, लेकिन मैंने क्या किया कि आसान करने के लिए, काम आसान करने के लिए आपके लिए स्टेप बना दिए। स्टेप बाय स्टेप आप काम करोगे तो ये आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगी। देखो पहला स्टेप क्या कहता है कि सबसे पहले अचर पद को दाईं तरफ लेकर जाएंगे। चलो ये विधि पढ़ते हैं और साथ ही साथ इस समीकरण को अपन हल करते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा कि सबसे पहले अचर पद को दाईं तरफ लेकर जाएंगे। तो अब इसमें देखो अचर पद क्या है, ये 3। अचर पद कौन सा होता है जिसके साथ चर नहीं हो वो वाला अचर पद होता है। तो अभी इसमें अचर पद कौन सा है, +3 है। इसको दाईं तरफ लेकर जाएंगे तो ये समीकरण क्या आ जाएगी, 2x² के 5x, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, -3। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अचर पद को दाईं तरफ लेकर जाते ही उसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर क्या कहते हैं, x² के गुणांक का भाग देंगे। x² का गुणांक यहाँ पे क्या है, 2 है, तो समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे। समीकरण 1/2 करने पर समीकरण यहाँ 2 का भाग दूंगा तो x² माइनस यहाँ 2 का भाग दूंगा तो 5/2x बराबर यहाँ भाग दूंगा तो -3/2। भाग देना है तो पूरी समीकरण में देना, ऐसा नहीं LHS में दे दो, आप RHS को छेड़ो ही नहीं। समीकरण में जो भी काम करेंगे अपन दोनों तरफ करेंगे, ठीक है। दूसरा पद भी खत्म हो गया स्टेप। तीसरा क्या कहता है, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे। x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। अब देखो x का गुणांक क्या है, -5/2। देखो अपन यहाँ निशानी देखेंगे, यहाँ सिर्फ गुणांक देखना क्या है, 5/2। x का गुणांक क्या था, 5/2। उसका आधा करने के लिए आप क्या कर देते हो, 1/2 से गुणा कर देते हो। किसी भी संख्या को आधा करने के लिए आप क्या कर दोगे, 1/2 से गुणा। अब गुणा का नियम है, ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा। तो x के गुणांक का आधा कितना होगा, 5/4 का वर्ग, दोनों तरफ जोड़ना है मुझे। तो लिखेंगे दोनों तरफ 5/4 का स्क्वायर जोड़ने पर, जोड़ देते हैं। देखो x² माइनस 5/2x प्लस 5/4 की होल स्क्वायर बराबर उधर क्या है, -3/2 प्लस 5/4 की होल स्क्वायर। तीसरा स्टेप भी खत्म। फिर क्या कह रहा है, LHS में सरसमीका बनेंगी। और सरसमीकाएं कौन सी होंगी, 2 बनेंगी। a² -2ab प्लस b² क्या आता है, a - b की होल स्क्वायर, और a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर क्या आता है, a प्लस b की होल स्क्वायर। ये इन दोनों में से कोई एक सरसमीका बनेंगी LHS में। देखते हैं, देखो यहाँ देखो, यहाँ a² होता है, एक ही जगह क्या है मेरे पास, x आएगा, हमेशा x आएगा। और क्या होता है, b² की जगह ये जो वैल्यू अपन मैं जोड़ रहा हूँ वो वाली आएगी। तो देखो यहाँ क्या है, इसको थोड़ा सोल्व करके बताता हूँ। देखो फिर तो बाद में आप सीधा लिख दोगे, ये सीख जाओगे तो आप भी सीधा सरसमीका अप्लाई कर दोगे। तो देखो यहाँ ये x² पड़ा है प्लस के 5/4 की स्क्वायर पड़ी है, ठीक है। इस तरफ देखो यहाँ माइनस आएगा तो ये माइनस वाली सरसमीका बनेगी, और प्लस आएगा तो प्लस वाली। अभी देखो माइनस आ रहा है तो माइनस वाली सरसमीका बनेगी। तो कैसे बनेगी, -2, सरसमीका में 2 आता है। a की जगह क्या है मेरे पास, x। b की जगह क्या है मेरे पास, 5/4। अब इसको सोल्व करके देखो, आप इसे ही बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपने गलती कर दी। 2 से कट जाएगी, देखो 5/2x, ये देखो इस तरफ सोल्व करेंगे। RHS में क्या करेंगे, हल करेंगे। तो -3/2 प्लस 5 की स्क्वायर 25 बट्टा में 16। यहाँ सरसमीका बन गई a² माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर क्या होती है, a - b की होल स्क्वायर। a की जगह क्या है x, माइनस b की जगह क्या है 5/4 की होल स्क्वायर। इस तरफ लघुत्तम कितना आया, 16, माइनस के 24 प्लस के 25। तो x माइनस 5/4 की होल स्क्वायर बराबर 25 में से 24 गया तो 1/16। इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा तो अंडर रूट।
x माइनस 5/4 बराबर अंडर रूट में 1/16। तो कितना है प्लस माइनस 1/4। ठीक है। अब एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। ये वाला धनात्मक चिन्ह, इसके चेंज नहीं होंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर। धनात्मक चिन्ह लेंगे तो इधर तो क्या है x माइनस 5/4 बराबर, प्लस वाला लेंगे तो 1/4। तो x बराबर 1/4 प्लस 5/4, उधर जाके प्लस लघुत्तम 4, 1 प्लस 5 तो 6/4 और 6/4 कट के 3/2। x का एक मान तो आ गया 3/2। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर माइनस वाला चिन्ह लेंगे भी, माइनस x माइनस 5/4 बराबर माइनस के 1/4, ये उधर जाएगा तो प्लस में, तो माइनस 1/4 प्लस 5/4 लघुत्तम 4 माइनस 1 प्लस 5, तो 4/4 कितना आएगा 1। x के दो मान है, एक तो आया 3/2 और एक आया 1। इस तरह से देखो अपन द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करेंगे। ये विधि आप वैसे कोई विशेष मेथड नहीं है, लेकिन शॉर्ट करने के लिए आपके लिए आसान करने के लिए विधि है, ये पद है, इस विधि के स्टेप हैं, ये लिख लेंगे आप कि पहले अचर पद को दाईं तरफ लेकर जाएंगे, x के गुणांक का भाग देंगे, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे, LHS में सरस्मिका बनेगी, सरस्मिका इनमें से ही बनेगी, या तो माइनस वाली बनेगी या प्लस वाली, वो इस पर डिपेंड करता है इस निशान पे। ये निशान माइनस का आएगा तो माइनस वाली, और ये प्लस का आएगा तो प्लस वाली सरस्मिका बनेगी, और RHS को हल करेंगे। इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। उदाहरण नंबर 8 है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इस समीकरण को हल करो। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो ये क्या कहता है, सबसे पहले अचर पद को दाईं तरफ लेकर जाएंगे, मतलब 2 को उस तरफ लेके जाऊंगा मैं। इस तरफ क्या बचेगा 5x² माइनस के 6x बराबर 2, ये समीकरण नंबर 1। x के गुणांक का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, समीकरण 1 भाग 5 करने पर 5 का भाग दूंगा तो ये x² माइनस के 5/6x बराबर 2/5। दूसरा स्टेप खत्म। तीसरा स्टेप x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक क्या है यहाँ पे 5/6 का आधा, सॉरी 5 का भाग दे रहे ना अपन, तो ये 6/5 होगा। 6/5 का आधा 3/5 का स्क्वायर, तो दोनों तरफ तीन 3/5 की स्क्वायर जोड़ने पर x² माइनस 6/5 x प्लस 3/5 की होल स्क्वायर बराबर 2/5 प्लस 3/5 की होल स्क्वायर। तीसरा स्टेप खत्म। LHS में सरस्मिका बनेगी। अब देखो सीधा कैसे लिखोगे आप, यहाँ से आएगा x, यहाँ से निशान, और यहाँ से 3/5 की होल स्क्वायर। प्रोसेस क्या है पीछे, इसके पीछे का प्रोसेस क्या है ये लिखने का, ये इसे प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने देखा था, उस तरह से आप लिख के भी कर सकते हो और सीधा भी कर सकते हो। यहाँ से x आएगा, यहाँ वाला जो आप मान जोड़ रहे हो वो आ जाएगा, और यहाँ से निशान आ जाएगा, ठीक है, बराबर 2/5 प्लस 3 की स्क्वायर 9 और 5 की स्क्वायर 25। ये पढ़ा इस तरफ एक बार, लघुत्तम आया 25 10 प्लस 9, तो x माइनस 3/5 की ये कितना हो जाएगा 19/25। इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो अंडर रूट में 19/25 प्लस माइनस, तो x माइनस 3/5 अंडर रूट का नहीं है, ऊपर अलग हो जाएगा नीचे अलग हो जाएगा। 19 का अंडर रूट पूरा आएगा नहीं, ये तो ऐसा कैसा, और 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 प्लस माइनस, एक बार धनात्मक चिन्ह और एक बार ऋणात्मक चिन्ह।
धनात्मक चिन्ह लेने पर x माइनस 3/5 बराबर प्लस के √19/5, ये उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 3/5 प्लस √19/5। लघुत्तम कितना आया 5, 3 प्लस √19। जुड़ेंगे नहीं, ऐसे कैसे पड़े रहेंगे, तो एक हल ही आ गया आपका। x का मान क्या है 3 प्लस √19/5। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर इसका निशान चेंज नहीं होगा, इस तरफ में तो ये जो पड़ा वही रहेगा। x माइनस 3/5 बराबर माइनस √19/5, ये उधर जाएगा तो प्लस में 3/5 माइनस √19/5, लघुत्तम 5, 3 माइनस √19/5। ठीक है, ये हल होंगे नहीं क्योंकि एक √ समान प्रकृति की संख्या नहीं है। प्रकृति समान कैसी होती है कि उनकी घातें समान हो। ठीक है, ये समान प्रकृति की संख्या नहीं है तो हल नहीं होंगे, ऐसी कैसी पड़ी रहेंगी। देखते हैं आंसर। हाँ, दोनों आंसर सेम है, सही है, बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 9 है 4x² + 3x + 5 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करो। तो देखते हैं, कुछ नया इसमें सीखने को मिलेगा आपको, इसलिए करवा रहा हूँ। अचर पद को दाईं तरफ लेकर के, तो 4x² + के 3x बराबर -5, समीकरण नंबर 1। पहला स्टेप खत्म। x के गुणांक का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, समीकरण 1 भाग 4 करने पर, तो यहाँ 4 का भाग दूंगा तो 4 4 कट जाएगा, यहाँ दूंगा तो 3/4x बराबर -5/4। दोनों तरफ x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। x का गुणांक यहाँ पे 3/4 का आधा 3/8 का वर्ग, दोनों तरफ 3/8 का वर्ग जोड़ने पर, तो x² + के 3/4x प्लस 3/8 की स्क्वायर बराबर -5/4 प्लस 3/8 की होल स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो प्लस वाली सर्व समीकरण लगेगी। अब देखो बना के लिखते हैं, x² + 2 a की जगह x, b की जगह 3/8 प्लस 3/8 की होल स्क्वायर बराबर -5/4 प्लस 9/64। वर्ग कर दिया इनका। यहाँ a² + 2ab + b² क्या होती है a + b की होल स्क्वायर, इधर लघुत्तम आया 64, 16 चौका 64, 16 को 5 से किया तो -80 प्लस का 9 x + 3/8 की होल स्क्वायर बराबर -71/64। यहाँ पे आके आपको सोचना है, देखो क्या सोचना है इस क्वेश्चन में। देखा आपने कि यहाँ कोई भी मान रखो, x का कुछ भी मान रखो, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी रखो, x का मान कुछ भी रखेंगे और हल करके उसका स्क्वायर करेंगे तो संख्या माइनस में नहीं आती। अपन को पता है किसी भी वास्तविक संख्या का अपन स्क्वायर कर दें, वास्तविक संख्या का अपन स्क्वायर कर दें तो उसका जो वर्ग आने पर जो उत्तर है वो माइनस में नहीं आ रहा। लेकिन ये समीकरण क्या कह रही है कि इस जो क्वांटिटी है, इस जो यहाँ जो मान है उसका स्क्वायर क्या रहा माइनस में, जो संभव नहीं है वास्तविक संख्याओं के लिए, वो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। वास्तविक संख्याएं कुछ भी लिख दूं, यहाँ पे रखूंगा x की जगह और वर्ग करूंगा तो माइनस में नहीं आएगा। अतः मूल काल्पनिक होंगे। मूल क्या होते हैं, x के मान, देखो समीकरण में जो x के मान होते हैं वो मूल होते हैं, वो काल्पनिक होंगे। और सर काल्पनिक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या आपकी सिलेबस में नहीं, आगे 11th 12th में आप डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन ने अपनी ये सीखा कि x के वास्तविक मान के लिए संख्या का वर्ग माइनस में संभव नहीं है,
काल्पनिक होंगे, जो बस ये क्वेश्चन यहीं पे आगे खत्म हो जाएगा, काल्पनिक संख्या अपन को निकालना नहीं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। द्विघात समीकरण को हल करने की तीसरी विधि है द्विघाती सूत्र, और जिसका दूसरा नाम क्या है, पहला नाम क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र। और ये आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि जो श्रीधराचार्य सूत्र दिया है ये भारतीय वैज्ञानिकों की देन है, ठीक है। तो श्रीधराचार्य सूत्र, जिसका आजकल नाम क्या है, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र का उपयोग करके द्विघात समीकरण को हल करना। और ये जो सूत्र है ये सभी प्रकार की द्विघात समीकरणों के लिए रामबाण है। मतलब जहाँ आपकी गुणनखंड विधि से नहीं हो रहे, आपको दिक्कत आ रही है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी आपको दिक्कत आ रही है, तो ये सूत्र उसमें सभी जगह लगेगा, सभी जगह अप्लाई होगा, ठीक है। रामबाण है, कोई सी भी समीकरण जो दोनों विधियों से हल नहीं हो, ये तीसरी विधि से हल होगी। तो देखो इसका प्रोसेस क्या है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या आता है, व्यापक रूप में होनी चाहिए सूत्र लगाने से पहले। व्यापक रूप किस रूप की होती है द्विघात समीकरण कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं होगा 0, इस रूप की होगी। पहले स्क्वायर वाला पद, फिर x वाला पद, फिर अचर पद। तो इससे अपन को x का मान निकालने का सूत्र है ये, x बराबर श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। तो आपकी बुक में नाम द्विघाती सूत्र है, तो अपन यही उपयोग करेंगे द्विघाती सूत्र से। सूत्र क्या कहता है, x बराबर, x का मान निकालेंगे, चर जो भी है उसका मान निकालेंगे, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac पूरे के बट्टा में 2a। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ही बट्टा में यूँ खींचते हैं, जो गलत हो जाएगा भैया। क्या है, पूरे के बट्टा में 2a, ठीक है। अब ये सूत्र लगाने से पहले आपको 3 कंडीशन पता होनी चाहिए। वो 3 कंडीशन क्या है, देखो। फर्स्ट कंडीशन है, यदि b² माइनस 4ac मान बड़ा है 0 से। 0 से बड़ी संख्या कौन सी होंगी, प्लस वाली। प्लस का मान आ गया, इसका मान b² माइनस 4ac का मान प्लस में 20 प्लस में 30 प्लस में 40 प्लस में कुछ भी आ गया, 0 से बड़ा होगा वो, तो मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। ये कंडीशन आती है b²। ये सूत्र लगाने से पहले अपन चेक करेंगे b² माइनस 4ac का। सूत्र लगाने से पहले हम चेक करेंगे b² माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक व अलग अलग होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 आ गया, कितना आ गया 0, तो मूल वास्तविक वह समान होंगे। समान मतलब बराबर होंगे। मूल क्या होते हैं, x के मान, और x के कितने मान होंगे, 2 मान होंगे। द्विघात समीकरण में x के जो मान है उसको मूल बोलते हैं, और होंगे कितने वो, क्योंकि घात अधिकतम 2 है तो 2 मूल होंगे। और इसका मान b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ गया तो दोनों अलग अलग x के मान आएंगे, बराबर आ गया 0 के तो दोनों मान समान होंगे। और तीसरी कंडीशन है, यदि b² माइनस 4ac छोटा आ गया 0 से, 0 से छोटा मतलब माइनस वाली संख्या, -10 -5 -15, तो मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक मूल हमारे निकालना हमारे सिलेबस में नहीं है, आगे बड़ी क्लासों में है। तो जब ये कंडीशन आएगी तब तो ये सूत्र लगेगा नहीं, और जब ये दोनों कंडीशन आती हैं तो सूत्र लगेगा। आपको याद रखना है, जब ये कंडीशन आ गई तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मूल काल्पनिक होते ही सवाल आपका क्या हो जाएगा, खत्म, आगे नहीं बढ़ेगा। और इन दोनों में से कोई सी कंडीशन आती है तो सूत्र लगेगा। अब कैसे लगेगा, उसके लिए अपन करते हैं एक क्वेश्चन। उससे पहले वीडियो को रोकें और इस सूत्र और कंडीशन को अच्छे से नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 13 है कि द्विघात समीकरणों के मूल, समीकरणें दे रखी हैं कि मूल यदि अस्तित्व है मतलब मौजूद हैं तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने कंडीशन इधर लिख रखी है, b² माइनस 4ac का मान बड़ा हो गया तो वास्तविक अलग अलग, बराबर 0 के आ गया तो वास्तविक समान, और 0 से छोटा आ गया तो काल्पनिक होंगे, और सूत्र ये लिख रखा है, ठीक है।
करना कैसे है, प्रोसेस कैसे है, देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। समीकरण, इसको समीकरण में एक मान लेंगे जो भी दे रखी है। समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे अपन, व्यापक रूप से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तुलना करेंगे तो ABC के मान आएंगे मेरे पास। a का मान कितना है 3, b का मान -5 और c का मान 2। पहले b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे, चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, यहाँ बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे अपन। b स्क्वायर मतलब -5 की स्क्वायर, -4 a की जगह 3, c की जगह 2, माइनस वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो भी +25 माइनस 4 या 12 दूनी 24 आया 1। अब आपने देखा कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 1 आ गया, प्लस का 1 है तो बड़ा है 0 से, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक व अलग अलग होंगे। इसलिए द्विघातीय सूत्र से, द्विघातीय सूत्र क्या कहता है, x बराबर, चल इसमें x है ना समीकरण में, तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के बट्टा में 2 है। मान रखते हैं x बराबर, ये माइनस सूत्र में है माइनस, b का मान कितना है -5, तो ब्रैकेट में रखेंगे -5 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी भी निकाला कितना है। मैंने आपको बताया था जब ये दो कंडीशन आएंगी तो सूत्र लगेगा, ये आएगी तो नहीं लगेगा, वहीं खत्म हो जाएगा। तो पहले वाली कंडीशन आ गई तो सूत्र लगा रहे हैं अपन। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है 1 बट्टा में 2 गुना a का मान कितना है 3, तो x बराबर माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 बट्टा में 6, धनात्मक चिन्ह लेने पर प्लस वाला चिन्ह लूंगा तो x बराबर 5 और 1 6 बट्टा 6 कितने आ जाएंगे, 6 बट्टा 6 कितने आ जाएंगे 1। ऋणात्मक चिन्ह लूंगा तो 5 माइनस 1 4, 4 बट्टा 6 कितने हो जाएंगे, 4 बट्टा 6 कितने हो जाएंगे 2 बट्टा 3। ये द्विघातीय सूत्र इस तरह से अप्लाई होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 11 है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। कैसे पूर्णांक ज्ञात करने हैं मुझे, धनात्मक और विषम होने चाहिए, विषम संख्याएं होनी चाहिए। विषम संख्याएं कि मैंने आपको मानना सिखाया है, कैसे मानते हैं। विषम संख्याएं 2-2 करके बढ़ती हैं, 1 + 3 3, 1 3 5 7, 2-2 का अंतर होता है ना, तो मानेंगे। अगर आपने शुरुआत से सारे वीडियो देखे हैं तो वहाँ मैंने 4.1 के इंट्रो में मैंने आपको पूरा बता रखा है, सम संख्याएं कैसे मानते हैं, विषम संख्याएं कैसे मानते हैं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कैसे मानते हैं। तो यहाँ भी बता देता हूँ कि विषम संख्याएं कैसे बढ़ती हैं, 1 3 5 7 यूँ बढ़ती हैं, मतलब +2 आगे वाला फिर +2, तो माना पहला धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर x, तो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा x + 2, क्योंकि 2-2 से बढ़ते हैं ना विषम संख्याएं। किस तरह से बढ़ते हैं, 2-2 के अंतर से बढ़ती हैं। बस मानने का काम अपना था, उसके आगे अपन कुछ नहीं करेंगे, जो क्वेश्चन बोलेगा वही करेंगे, अपनी तरफ से कुछ नहीं होगा। अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मानने का काम करना है। अब उसने क्या दिया है, जिनके वर्गों का योग दे दिया आपको। वर्गों का योग कितना दे दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्गों का योग बराबर कितना है 290, तो मैं भी मेरे इनके दोनों का वर्गों का योग करूंगा, इसलिए x² + x + 2 की होल स्क्वायर बराबर 290। ये तो पड़ा है। इसमें सरसमीका a + b की होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab बराबर 290।
90। ये x स्क्वायर समान पद हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ये इधर आएंगे तो माइनस के 290 बराबर 0, क्योंकि द्विघात समीकरण में बराबर में 0 चाहिए मुझे। 2x स्क्वायर फिर व्यापक रूप में लाने के लिए 4x पहले, ये दोनों हल होंगे तो माइनस के 286 बराबर 0, क्योंकि ये घट के ना, देखो पूरी संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो दे देंगे याद लगा के, x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 1 4 3 बराबर 0। ये यहाँ पे आके आपकी द्विघात समीकरण बन गई। इसको हल करने की आपने 3 विधियां सीख ली, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और श्रीधराचार्य सूत्र, द्विघाती सूत्र, ठीक है। तो सर लगाएं कौन सी? अब आपकी जिसमें ज़्यादा प्रैक्टिस है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में आप कोई सी भी विधि लगा सकते हो। जब क्वेश्चन में ये नाम आ गया, स्पेशल नाम आ गया कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करो, तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि लगानी है आपको। गुणनखंड की विधि से हल करो तो गुणनखंड विधि लगानी है। ये क्वेश्चन है आपको तो ज्ञात करने हैं, दोनों पूर्णांक ज्ञात करने हैं, आप चाहे कोई से भी विधि से आपको हल करके ज्ञात कर दो। तो इन ऐसे समीकरण में आप कोई सी भी विधि लगा सकते हो। तो देखो नॉर्मली मेरा जहाँ तक थिंकिंग है, 10th क्लास के बच्चों का जो लेवल होता है उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ कि यदि बाहरी पदों का गुणा 100 तक आ जाए, क्या आ जाए, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो तो कोई सा भी कर सकता है। ये कोई विधि नहीं है कि आप करो ही नहीं, लेकिन गलती होने के चांसेस रहते हैं बच्चों से। बाहरी पदों का गुणा 100 या 100 से नीचे आए तब तो गुणनखंड विधि लगा दो, और बाहरी पदों का गुणा 100 से ज़्यादा आ जाए तो द्विघाती सूत्र लगा दो, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 10th लेवल के बच्चे गलती कर देते हैं। देखो गुणनखंड आप इसके भी कर सकते हैं, जैसे मेरी तो प्रैक्टिस है, देखो इसको करते हैं अपन गुणनखंड विधि से करते हैं। बाहरी पदों का गुणा कितना है, माइनस के 143, माइनस का आते ही घटाने पर मुझे 2 चाहिए, है ना, और गुणा कितना आना चाहिए 43, है ना, तो 11 और 13। देखो मैं कैसे मानता हूँ, 13 और 11 में अंतर कितने का है, 2 का, और इनको गुणा कर लूंगा मैं। क्यों गुणा 13 11 क्यों है कि देखो 13 को 1 से करूँगा, 3 को 1 से करूँगा 3 है, और इकाई का अंक 3 है। इस तरह से प्रैक्टिस होती हो तो ना, 3 11 13 एकम 13 13 एक 14 143 आ गया ना। हाँ, तो टुकड़े मेरे को पता चल गया क्या आई, x स्क्वायर प्लस 2 की जगह क्या लिखूंगा 13 माइनस 11 x माइनस के 143 बराबर 0। आगे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के आगे प्लस है तो प्लस के 13x माइनस के 11x माइनस के 143 बराबर 0। पहले 2 में से x कॉमन आ गया, x प्लस 13, दोबारा भी x प्लस 13। इस x को किससे गुणा कर दूँ, माइनस 11 से, x प्लस 13 और x माइनस 11 बराबर 0। या तो x प्लस 13 बराबर 0 या x माइनस 11 बराबर 0। इससे x की वैल्यू क्या आई, माइनस 13, और इससे x की वैल्यू क्या है 11। अब आप देखेंगे यहाँ पे निकलने के बाद, x के मान निकलने के बाद देखेंगे कि अपन ने माना किसको था, माना पहला धनात्मक विषम गुणांक, धनात्मक माना था, तो ये तो होगा ही नहीं, लिखेंगे इसके नीचे, चूंकि x एक धनात्मक पूर्णांक है जो जो माइनस 13 नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा, इसलिए पहला पूर्णांक बराबर कितना आया 11, वह क्रमागत पूर्णांक कितना है x प्लस 2, मतलब 11 प्लस 2 तो कितने आ जाएंगे 13। ये दोनों पूर्णांक है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। उदाहरण नंबर 12 है कि एक ऐसे आयताकार पारक को बनाना है, एक आयताकार पारक बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई से जिसकी चौड़ाई किसकी चौड़ाई, आयताकार पारक की चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 कम है। किससे, लंबाई से 3 मीटर कम है। इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, आयताकार पारक का जो क्षेत्रफल है, पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पारक आयत का क्षेत्रफल पहले से निर्मित है, एक समद्विबाहु पारक है जिसका आधार आयताकार पारक की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 मीटर है।
से 4 मीटर वर्ग मीटर अधिक है। मतलब आयताकार पारक का जो क्षेत्रफल है वो समद्विबाहु त्रिभुजाकार पारक के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है। इस आयताकार पारक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इनमें से किसी एक को मान लूंगा मैं, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो मैं एक को मान लूंगा। माने किसको, तो पढ़ते हैं वापस से। एक आयताकार पारक को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 कम है, लंबाई से आ गया तो मैं मान लूंगा, माना एग्जाम्पल आंसर, माना आयताकार पारक की लंबाई बराबर x मीटर। मीटर क्यों माना, क्योंकि ये गणनाएं मीटर में चल रही हैं। तो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई लंबाई से 3 कम है, लंबाई से 3 कम है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल मतलब आयताकार पारक का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए आयताकार पारक का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, x इंटू एक्स माइनस 3। ये आयताकार पारक का क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो आयत के तो हो गए, लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई और क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। आगे समद्विबाहु त्रिभुज की बात करते हैं जिसका आधार आयताकार पारक की चौड़ाई के बराबर है। का आधार जो है आयताकार पारक की चौड़ाई के बराबर। आयताकार पारक की चौड़ाई कितनी है, x माइनस 3 और ऊंचाई 12 मीटर है। वह ऊंचाई, त्रिभुजाकार पारक की ऊंचाई कितनी है, 12 मीटर। इसलिए त्रिभुजाकार पारक का, अब समझो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार x माइनस 3 गुणा ऊंचाई 12, 2 के पड़े में 6, तो 6x माइनस 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आयताकार पारक का क्षेत्रफल आ गया, ये त्रिभुजाकार पारक का क्षेत्रफल आ गया। चलो पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। से 4 वर्ग मीटर अधिक है, मतलब आयताकार पारक का जो क्षेत्रफल है त्रिभुजाकार पारक के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आयताकार पारक का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार पारक के क्षेत्रफल से 4 मीटर स्क्वायर अधिक है। तो आयताकार पारक का क्षेत्रफल कौन सा है, ये रहा, इसलिए अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x स्क्वायर माइनस 3x बराबर त्रिभुजाकार पारक का क्षेत्रफल कौन सा है, ये रहा, 6x माइनस के 18। आयताकार पारक का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार पारक के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है। ये बात समझ आई कि एक आयताकार पारक था और एक त्रिभुजाकार पारक है, ठीक है। आयताकार पारक की लंबाई और चौड़ाई मान ली क्वेश्चन को पढ़ के, उसी तरह त्रिभुजाकार पारक की आधार और ऊंचाई दे रखी है, क्वेश्चन को पढ़ के अपन को पता चला। अब उसने बोला कि आयताकार पारक का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार पारक के क्षेत्रफल से 4 वर्ग मीटर अधिक है, तो वही लिखा मैंने, क्वेश्चन के हिसाब से लिख दिया। अब इसको हल कर लेंगे, देखो समीकरण बन जाएगी। देखो ये x स्क्वायर माइनस के 3x तो ये, और 6x इधर आएंगे तो माइनस के 9x हो जाएंगे। ये देखो इधर माइनस के 14 बचे और इधर आएंगे तो प्लस के 14 बराबर 0। अब ये देखो समीकरण बनेगी, इसके गुणनखंड देखो 14 है ना, प्लस 2 और प्लस 7, 7 दूनी 14 थे ना, तो x स्क्वायर माइनस के 7 प्लस 2x प्लस के 14 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 2x प्लस के 14 बराबर 0। x माइनस 7
x माइनस 7 बराबर 0। अब किसी की ये बात समझ में नहीं आ रही है ना, ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो पहले गुणनखंड विधि पे एक पकड़ बनाए अपनी, तो फिर आप भी सीधा ऐसे करने लग जाओगे। x माइनस 7 और x माइनस 2 बराबर 0, या तो x बराबर आएगा 7 या x बराबर आएगा 2। मतलब आयताकार पार्क की लंबाई जो है या तो 2 आएगी या 7 आएगी, दोनों लेंगे। जब लंबाई बराबर हो 7 मीटर तो चौड़ाई कितनी आएगी, 7 माइनस 3 तो 4 मीटर। जब लंबाई बराबर हो, ये दूसरा मान 2 मीटर, तो चौड़ाई कितनी आएगी, 2 माइनस 3 माइनस 1, जो संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी पार्क की या मकान की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई माइनस में नहीं आएगी, तो ये संभव नहीं है। इसलिए लंबाई कौन सी बची मेरे पास, 7, और चौड़ाई कौन सी बची, 4 मीटर। ये आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को रोकें और अच्छे से नोट करें, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 14 में सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट नहीं करवा रहा, बीच बीच में बहुत से एग्जाम्पल छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो बहुत आसान है, वो आप खुद से कर लोगे ना। ऐसे सारे एग्जाम्पल करवाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप बोलोगे सर 2-2 घंटे के वीडियो डाल रहे हो आप। तो कुछ आप भी करने की कोशिश किया करो, यूं नहीं कि लड्डू मिले और खा लें ना, कुछ अपन भी कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 14 में सेकंड पार्ट है कि एक द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करनी है मेरे को। अभी बोले सर द्विघात समीकरण कहाँ है, आप देख के बोलोगे सर द्विघात समीकरण तो है ही नहीं है। हाँ अभी देखो कैसे, अभी देख के पता नहीं चल रहा है कि एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है, एक्स वाला पद नहीं है, बट्टा में एक्स आ रहे हैं ना। तो बनाएंगे पहले इसको ना, बनाएंगे फिर देखते हैं, फिर देखेंगे कौन सी विधि से हल करें अपन। अब बनाएंगे ऐसे, देखो पहले समीकरण में देखो x बराबर नहीं है 0, बराबर नहीं है 2, ये क्यों लिखा सर, यहाँ x की जगह में 0 रख दूँ तो किसी के भी बट्टा में 0 आ जाए तो अनंत होता है। कितना होता है, अनंत, जो फिर कोई हल ही नहीं निकलेगा इसका। और यहाँ x की जगह में 2 रख दूँ यहाँ, तो 2 माइनस 2 0, फिर 1 के बट्टा में 0 आ गया तो फिर अनंत हो जाएगा, फिर हल नहीं निकलेंगे। तो इसीलिए उसने पहले बता दिया कि x 0 भी नहीं आएगा और 2 भी नहीं आएगा, इसके अलावा जो भी आएंगे वो आप निकाल के दिखाओ। हल कैसे करें, तो लघुत्तम लेंगे। देखो इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, x, यहाँ से तो आ जाएगा x और यहाँ से आ जाएगा ब्रैकेट में x माइनस 2, बराबर में 3 पड़े हैं, पड़े रहने दो, ठीक है। अब देखो लघुत्तम यही करते हैं, इसका भाग जब मैं इसमें दूंगा तो इससे ये कट जाएगा, x माइनस 2 को ऊपर गुणा किया तो x माइनस 2, फिर माइनस का निशान, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, x बचा उसको गुणा किया तो x बराबर 3 पड़ा है। ये देखो ये माइनस का x, ये प्लस का x कट गए, इधर क्या बचा, ये इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, इधर माइनस 2 बराबर 3, ब्रैकेट के अंदर भी गुणा कर देता हूँ साथ ही साथ, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, तो माइनस 2 बराबर 3 को अंदर गुणा किया तो 3x स्क्वायर माइनस के 6x। अब व्यापक रूप बनाने के लिए ये उस तरफ ले जाता हूँ और फिर सारी चीज़ें इस तरफ लिख देता हूँ, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये उधर गया तो प्लस के 2 और इधर क्या बचा 0। अब देखो गुणनखंड, हाँ यहाँ पे आके गुणनखंड नहीं होंगे इसके, देखो 3 दूनी 6 प्लस के 6 हो गए है ना। अब जोड़ने पे मुझे कितने चाहिए, 6 चाहिए, 1 गुणा 6, 2 गुणा 3, ये होते हैं 6 और 1 जोड़ा तो 7, 3 और 2 जोड़ा तो 5। तो यहाँ पे आके आपने देखा कि यार इसके गुणनखंड तो नहीं हो रहे, गुणनखंड नहीं हो रहे, तो 2 विधियाँ और है आपके पास, सॉरी ये नहीं साफ करना था, 2 विधियाँ और है आपके पास, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि लगा दो या श्रीधराचार्य सूत्र लगा दो, जो आपको अच्छा लगे वो लगा दो। तो मैं यहाँ पे श्रीधराचार्य सूत्र लगा रहा हूँ। समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर करेंगे तो a बराबर 3, b बराबर माइनस के 6 और c बराबर 2। अब श्रीधराचार्य सूत्र लगाने से पहले अपन को कंडीशन चेक करनी है कि मूल निकलेंगे भी या नहीं। तो चेक करते हैं, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है माइनस 6 की स्क्वायर,
-4, ए की जगह 3 और सी की जगह 2, 36 -4 3 12 24, 36 में से 24 गए तो 12, बड़ा है 0 से, तो मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे तो सीधी धाराचार सूत्र से, इसलिए द्विघाती सूत्र से। क्या कहता सूत्र? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac और पूरे के बट्टा में 2a। मान रख दो x बराबर -b का मान कितना है? -6, तो मैं एक माइनस और माइनस क्या आ गया प्लस, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है? 12 बट्टा में 2a, a की जगह 3। ठीक है। तो x बराबर 6 प्लस माइनस 12 के टुकड़े तो क्यों हो जाते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये जोड़े में से 3 दूनी 6 दूनी 12, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़े में से बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचा? 3 बट्टा में 6। 2 कॉमन आ रहा है और काट दूंगा, यहाँ से 2 कॉमन लेते ही क्या बचा? 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बट्टा में 3, कट गया ना। तो आगे भी और भी आंसर आ सकता है इसका, किस फॉर्म में दे रखा है? हाँ, इसी फॉर्म में दे रखा है, देखो। तो यहीं कर देंगे। और सर आगे और क्या हल हो सकता है? तो आप देखो अंडर रूट 3 फिर कॉमन लेके कट जाएगा, तो अंडर रूट 3 प्लस माइनस 1 बट्टा अंडर रूट 3 ये आएंगे। तो 2 मूल आगे, 2 मूल कौन से है? x का मान एक तो है 3 प्लस अंडर रूट 3 बट्टा 3 और दूसरा 3 माइनस अंडर रूट 3 बट्टा 3। इस तरह से हल करेंगे। देखो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो एग्जाम्पल नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है ये कि एक मोटर बोट की स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर बोट जो है स्थिर जल में चाल कितनी है? स्थिर जल में चलेगी, रुके हुए पानी में, स्थिर जल मतलब रुके हुए पानी में चलेगी तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी। ये क्या कह रहा है? 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, मतलब मान लेते हैं ये नदी या नहर जो भी है इसमें इस तरफ पानी जा रहा है ना, तो क्या कह रहा है? 24 किलोमीटर धारा के इस तरफ कितने किलोमीटर? 24 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में वही दूरी, यही 24 किलोमीटर अनुकूल जाने में की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। मतलब इस तरफ जो जाएगी 24 किलोमीटर और इस तरफ जो जाएगी 24 किलोमीटर, अनुकूल जाने वाली, प्रतिकूल जाने वाला जो समय है वो अनुकूल जाने वाले समय से 1 घंटा अधिक है। देखो प्रतिकूल जाने में जो समय है, 24 किलोमीटर प्रतिकूल जाने वाला जो समय है अनुकूल जाने वाले समय से 1 घंटा क्या है? अधिक है। तो धारा की चाल ज्ञात करो। आंसर माना धारा की चाल बराबर मैंने क्या मान ली? x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। धारा के प्रतिकूल परिणामी चाल, देखो मोटर बोट की जो चाल है वो तो है 18 और धारा की चाल है x, तो परिणामी चाल क्या होगी? ये सामने कब जा पाएगी मोटर बोट? धारा के सामने कब जा पाएगी? जब ये वाली चाल है इससे क्या होगी? अधिक होगी, धारा की चाल से अधिक होगी, तभी तो सामने जा पाएगी। मान लेते हैं धारा की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सामने तो जा ही नहीं पाएगी, इधर ही लेके जाएगी धारा। तो परिणामी चाल, धारा के प्रतिकूल परिणामी चाल क्या हो जाएगी? 18 में से x घटा दूंगा तभी तो जाएगी ना आगे। 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। बोले सर कैसे निकाला? प्रतिकूल जाने वाली चाल मान लेते हैं इस तरफ ये 10 किलोमीटर जा रही है और इस तरफ ये 5, तो इस तरफ वो आगे किस तरफ कितनी गति से बढ़ेगी? 5 की तो गति से बढ़ेगी, क्योंकि 5 तो ये लेवल हो रहा है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तो ये लेवल कर रही है और ये 10 थी तो 5 के हिसाब से आगे बढ़ेगी। वही देखो मैंने किया, 18 की चाल थी मोटर बोट की, धारा की x थी, तो लेवल होने के बाद क्या बचा? 18 माइनस x। धारा के अनुकूल परिणामी चाल क्या हो जाएगी? 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर में लगा समय
प्रतिकूल जाने में जो लगा समय, समय क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, और दूरी कितनी है 24, और प्रतिकूल वाली चाल क्या है 18 माइनस एक्स घंटे, और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर में लगा समय, अनुकूल जाने में लगा समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल घंटे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रतिकूल जाने वाला जो समय है अनुकूल जाने वाले समय से 1 घंटा अधिक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी, कौन सी दूरी 24 किलोमीटर, धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेता, मतलब प्रतिकूल जाने में 1 घंटा अधिक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रतिकूल 24 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में लगा समय 1 घंटा अधिक है। किससे अधिक है, अनुकूल जाने वाले समय से। पूरा लिख देना, प्रतिकूल जाने में लगा समय अनुकूल जाने में लगे समय से 1 घंटा अधिक है। प्रतिकूल जाने वाला समय कौन सा है, ये रहा 24/18 माइनस एक्स। अनुकूल जाने वाला समय कौन सा है, ये रहा 18 प्लस एक्स। प्रतिकूल जाने वाला जो समय है अनुकूल जाने वाले समय से 1 घंटा अधिक है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। ये इस तरफ चर इस तरफ 24/18 माइनस एक्स माइनस 24/18 प्लस एक्स बराबर 1, लघुत्तम 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स बराबर 1। ठीक है, हाँ इससे कट गया, इसको ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 24 × 18 प्लस एक्स माइनस 24 × 18 माइनस एक्स बराबर 1। ठीक है, गुणा करते हैं। 24 को 18 से गुणा किया, देखो कट जाएंगे, गुणा करने की जरूरत नहीं। 24 × 18 प्लस 24x माइनस 24 × 18 माइनस माइनस क्या हो गए प्लस के 24x, और ये इधर भाग में तो इधर जाएंगे तो गुणा में। सरसमी का लगी a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर 18 की स्क्वायर 18 18 8 8 64 6 14 8 1 4 12 324 324। इनको गुणा किया, देखो सरसमी का लग रही है a स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर मतलब 18 की स्क्वायर 324 माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, और 1 से गुणा किया तो वो क्यों हुआ। ठीक है, हाँ तो ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर, ये 24 और 24 कितने हो गए 48x, और माइनस में 324 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से ए बी सी कितने आ गए, ए बराबर 1, बी बराबर 48 और सी बराबर माइनस के 324। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac द्विघाती सूत्र लगा रहे हैं अपन। बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 48 का स्क्वायर 8 8 64 8 चौके 32 और 38 8 चौके 32 16 3 19 4 10 12 1 13 हाँ 1304 माइनस 4 एक की जगह 1 सी की जगह माइनस के 324, तो 1304 प्लस 4 चौके 16 4 दूनी 8 और 1 9 4 3 12 6 4 10 9 और 1 10 1 6 2 2600। एक बार देखते हैं
6 4 10, 9 और 1 10, 3 2 5 और देखो 6 4 10, 9 और 1 10, चल 1, सॉरी कुछ मिस्टेक होगी, देखते हैं 3600, हाँ 6, हाँ ये देखो ये गुना में 9 3 12 रहे 13 2300 और ये 36, ये कितने हैं 3600 है ना। 20 कर माइनस 4 AC का मान क्या आया 3600 आया। 3600 बड़ा है 0 से, तो मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे, तो थोड़ी सी जगह चाहिए। कहाँ पे है जगह, आप इस तरफ से, मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ, आप इतना नोट कर लें, फिर आगे चलते। देखो तो द्विघाती सूत्र से x बराबर क्या आ जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टा में 2a। x बराबर -b का मान कितना है 48 प्लस माइनस 3600, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 3600 बट्टा में 2 गुना 1, तो x बराबर -48 प्लस माइनस 60 बट्टा 2, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर प्लस 60 में से 48 गया तो 12 बट्टा 2, तो आया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो x बराबर माइनस के 60 और माइनस के 108 बट्टा 2, तो माइनस के 24, जो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि धारा की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, तो धारा की चाल फिर कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे आके अपनी एक्सरसाइज का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन करते हैं एक्सरसाइज 4.3। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।